आप किस कैटेगरी में आती हैं? जेनजी आती हैं? जेनजी, 2 months old जेनजी, या 2 months old जेनजी में अभी तक भी नहीं समझ पाया, इसका मतलब क्या हुआ? सर, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो जेनजी एक ऐसी कैटेगरी है विच इज अ रेबेलियस कैटेगरी, एंड दे आर बोर्न एंड बॉट अप विद द सोशल मीडिया प्रेजेंस. उनका डिजिटल वर्ल्ड ही सब कुछ था, बट आई हैव नॉट बीन एक्सपोज टू दैट. अच्छा, दैट इज वाई मेरे को ऐसा कंसिडर करती हूँ मैं. ईयर वाइज आप जेनजी ही हैं? हाँ जी, हाँ जी, समझ आया. ये टर्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स मतलब है. ऐसे इस टर्म से बुलाया जाना अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है. इतना सोच के जवाब दिया, इसका मतलब कि हाँ अंदर लग तो रहा है कि यार जेनजी लोग बोलते हैं वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपने आप को 2 महीने ऐसे शिफ्ट कर दिया है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई फील जेनजीज आर मोर एक्सप्रेसिव. जेनजीज आर द कैटेगरी ऑफ पीपल who are the potential buyers, not just Gen Zs. जेन अल्फा. अब आपको मैं जेन अल्फा बोलूंगी तो जो आगे की जनरेशन है, जो अभी तक आ रही है, बच्चे जो 2012 से अब तक के बच्चे जन्मे हैं, उनको जेन अल्फा बोलते हैं. ओके. और हमसे जो पहले की जनरेशन है, जिनको मिलेनियल बोलते हैं, जेन वाई. और हमारे मम्मा पापा, जिनको बेबी बूमर्स कहते हैं. बेबी बूमर्स, क्या ये टर्म्स आए कहाँ से? ये टर्म्स एक्चुअली जब से जेनजी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है. जेनजी जब से आया है वो एक बड़ा रेबल जनरेशन आया है. दे वांटेड टू डू, दे हैव ओपिनियंस, दे आर नॉट लाइक व्हाट मिलेनियल्स. राय तो हमारी भी हुआ करती थी, ओपिनियंस तो आपकी राय होती थी, पर आपकी राय में आपको पता होता था आपकी राय मायने नहीं रखती थी. आपकी राय होती थी बस मायने नहीं रखती थी, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता था. जैसे अब मैं अपने घर का एक एग्जाम्पल देती हूँ. मेरे पापा बूमर जनरेशन से हैं, मेरी सिस्टर मिलेनियल है और मैं जेनजी हूँ, और मेरा ब्रदर, हम लोग उस कैटेगरी से आते हैं. तो जो मिलेनियल होते हैं ना, वो राय रखते थे, बट वो हमारे पेरेंट्स को बहुत सुनते थे. उनको ऐसा लगता था कि अच्छा, पापा ने जो बोला है वही करना है, वही वर्ल्ड है. ऐसा उनका थिंकिंग पहले वाली जनरेशन. हाँ, जेनजी से पहले वाली जेन वाई. उनके थॉट प्रोसेस में यही होता था कि नहीं, जो पेरेंट्स ने बोला, मम्मा पापा ने बोला, दिस इज राइट, वी विल नॉट सुपरसीड देम. Whereas जब ये जेनजी जनरेशन आई है, दे हैव ओपिनियंस. दे थिंक दैट अगर they are influenced with all those K-dramas. They are influenced. K-dramas क्या हुआ? Korean dramas. अच्छा. They are influenced with new cafe hoppings, invention of eating sourdoughs, pizzas. You know, these are the new terms. Sourdoughs क्या हुआ? Sourdoughs is a kind of a pizza layer that children eat these days. And sourdough basically ये Gen Z who loves them क्या the मुझे most. मतलब It's a new world actually. हाँ, मतलब इस तरह की कोई डिक्शनरी मिल सकती है क्या? मतलब एक्चुअली बहुत सारे ऐसे वर्ड. It is actually there, yeah. बट वो फिजिकल फॉर्म में है डिक्शनरी? No, it's not like that. I mean, you won't believe दिल्ली पुलिस को बीच में अभी उनको ट्रेन किया गया था कि अगर जेनजी अगर कुछ रिविलनाइज कर रहे हैं तो प्लीज उनकी टर्म्स को आप अंडरस्टैंड करें. या क्योंकि दीज आर क्योंकि नए वर्ड्स थे. हाँ, बिकॉज लास्ट ईयर ऑक्सफोर्ड का वन ऑफ द टॉप वर्ड था रेयर बेट. Rare bait. Yeah. What that mean? That means that they are using some provocative words on social media to a certain बांग्लादेश में जो हुआ, आप बताइए वो क्या हुआ था? Of course. बांग्लादेश में कभी कोई लड़ाई सोशल मीडिया पे नहीं हुई. It was against democracy. And the one who were doing that, they all were Gen Zs. Social media was cut. So they were using their own platform to fight against. At the end of the day, वो fight जीते भी. But who was the leader? Nobody. Because social media was there. Reddit was there. It was all communities were built on Telegram, Discord. So Gen Z is a new world where communities have built up. Gen Z's
कहते हैं ना कि जेंजीज को बड़ा अगर आपको बोल दिया जाए तो आपको ऐसा लगता है कि अरे आप जेंजी हो। नहीं नहीं नहीं, मैं एक्सेप्ट करके बोल सकती हूँ कि मैं जेंजी हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि आई फील वेरी प्राउड टू बी कॉल्ड एज मुझे ये जेंजी। बताओ फिर जब मैंने जेंजी बोला तो 2 महीने शिफ्ट क्यों किया? क्योंकि मेरा इन्फ्लुएंस कम है। इन्फ्लुएंस कम है? देयर इज अ सी, आप राशि एस्ट्रोलॉजी में जब जाते हो तो आपका एक होता है ना कि यू हैव एन इन्फ्लुएंस विद द वन राशि टू अनदर राशि। कस्प एक वर्ड होता है। करेक्ट। I am in that race. अच्छा. I am raising these That way. nephews who are Gen Alpha. Okay. I am coming from that perspective. It is nothing that I'm ashamed of that I'm Gen Z. I love wearing baggy jeans, cargos, oversized t-shirts. I love putting all those new trends, maybe making some reels that I'm not very fond of now. But yes, I like Taylor Swift. I like listening to K-pop music. Even when I was with my past company, we used to hold K-pop contest. अच्छा, ये क्या है? K-pop contest is basically, so India में एनीमे एंड K-pop, ये स्कूल के जो बच्चे हैं ना, ये बहुत कॉन्वर्सेशन करते हैं आपस में। ओके। एंड K-pop तो बहुत ज़्यादा है। कोरियन का कल्चर देख लो in terms of K-pop music, Korean drama, Korean food. Now, when you come to Korean drama, why it is popular? Because Korean dramas are very soft. The guy is loving and the love is so soft. It is just all out there with these generation. And when you call about Korean noodles, so it's so spicy, ramen, they eat kimchi. So when you click a picture, example, when हम अपने घर में जब फोटो खिंचवाते हैं तो हम बोलते हैं cheese, Correct. So they say kimchi. Achha. They have their own. This is a whole world, The heart is never like this. The heart is like this. The heart is like this. So this world is very different. And to communicate with these generation, which is, till 2012, is difficult. I would say it's complex. The Gen Z generation. Yeah, because they have opinions. And they are growing in a world where they have all the content floating. They have their circle. There is a community of friends that they have in their school. They talk about this series I have watched, that series they even have the kind of celebrity favoritism, the way we have in our times, SRK. So then in that term, I don't consider myself Gen Z. So that was my cue. पर जेनजी कहने से इतना बुरा क्यों लगता है लोगों को? मतलब जेनजी मैंने कई जगह सुना श्रुति कि जेनजी लोग कहते हैं ऐसा लगता है कि जैसे गाली की तरह यूज करते हैं। जेनजी गाली की तरह यूज होने लगा है क्या? या आपको या जेनजी को ऐसा लगता है कि जेनजी बोल देना कि मतलब सर हमें नहीं फर्क पड़ता। जेनजीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज द ओल्डर जनरेशन। जैसे मैं अभी अपनी मम्मा की बात करती हूँ या अपने मेरे फादर की बात करती हूँ, उनका थॉट प्रोसेस सिर्फ फेसबुक तक है, ठीक है? ये इंस्टाग्राम वर्ल्ड है। इंस्टाग्राम वर्ल्ड भी नहीं है, स्नैपचैट वर्ल्ड है। स्नैपचैट वर्ल्ड में क्या होता है? एक ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन होता है। मैं आपको एक स्ट्रीक भेज रही हूँ, मैंने आपको बताया हे आई एम हैविंग दिस पॉडकास्ट, आपने मुझे रिप्लाई किया हे आई एम ऑल्सो हैविंग दिस पॉडकास्ट, तो 1 डे का स्ट्रीक बन गया। एंड इफ आई एम कंसिस्टेंट इनफ, if me and you are consistent enough, तो हमारी streaks बन रही हैं, which is going up to 65 days. Streaks क्या होती हैं? The conversation? The chain of conversation. And one day, Amit जी, one day अगर आपने छोड़ दिया वो streak, back to normal. Yeah, then you don't have no attachments. But these kids are very these children, these Gen Zs are very focused about having streaks, making and building it. Some people are having 100 of streaks together. So it's a community. तो उससे क्या होता है? मतलब community आप बना रहे हैं? Dopamine rush just to share their life, what they're doing. Okay. Maybe expressing more, and equally flexing. That person is also reciprocating the way. Yeah, it makes them feels like that friendship is more reciprocative. Okay. जैसे हम पुराने जमाने में सोचते थे, जैसे कि हमारे अगर फ्रेंड्स हैं
तो हमें उतने ही फ्रेंड्स के साथ रहना चाहिए जितना हमें फ्रेंड मतलब तवज्जो दे, हमें उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए जो हमारे मम्मा पापा सिखाते थे। तो अब स्नैपचैट में यही आ गया है कि अगर स्नैपचैट में अच्छा तू मुझे स्ट्रीक्स नहीं दे रही है, मैं भी तुझे स्ट्रीक्स सेंड नहीं कर रहा हूँ, हमारी स्ट्रीक ब्रेक हो गई। सो दिस इज जेन ज़ी वर्ल्ड। बट ये तो बात तो वही है कि दोस्त अगर तवज्जो दे तो आप दोस्ती को तवज्जो दीजिए। वो आपको जितना भाव दे आप भी उसको उतना भाव देते हैं, वो आपको भाव नहीं देता, हम भी आप उसको भाव नहीं देते। तो ये तो उस जनरेशन में भी होता था, बट लैंग्वेज चेंज हो गई है। दिस इज एनहांस्ड वर्जन ना, वही मैं आपको बात बता रही हूँ। वो चीज उस टाइम पे हम क्या करते थे, हमारे पास एक पिट्ठू वाली गेम होती थी, हमारे पास कंचे होते थे, ठीक है, हमारे पास मिट्टी के खिलौने मैंने खुद बनाए हैं। मैं अग्री करूंगी, मैं उस जनरेशन से आई हुई हूँ, बिकॉज बेजून में मम्मा पापा हिमाचल ले जाते थे तो हमारे पास कुछ नहीं होता था, हम मिट्टी के खिलौने बना रहे होते थे, हम ये सब प्रैक्टिकल चीजें देख रहे होते थे इन द लाइक रियल लाइफ की कैसे गेम्स खेली जाती है। आज की डेट में बच्चे आइसोलेटेड हैं, दे आर लोनली, दिस जनरेशन इज वेरी लोनली, दे डोंट एक्सप्रेस देयर इमोशंस विद देयर फैमिली एज वेल, दिस जेन ज़ी जनरेशन, क्या, और मे बी कमिंग जनरेशन। व्हाई? रीजन बीइंग हम लोग समवेयर ऑन द अदर एंड हम इवॉल्व हो रहे हैं, हमारी कंट्री भी इवॉल्विंग स्टेज पे है। इंडिया इज एट एन इवॉल्विंग स्टेज। बाहर की कंट्रीज में ना चीज़ों पे बहुत ओपनली बातें होती हैं, घर में नहीं होती। मतलब लाइक इंडियन सोसाइटीज़ में मे बी ऑफ कोर्स चीज़ें चेंज हो रही हैं अब विद टाइम, बट अभी भी अगर आप देखो हमारा इंडिया कुछ परसेंट टीयर 3 टीयर 4 60 to 70% टीयर 3 और टीयर 4 ही है। टीयर 1 और टीयर 2 जो सिटीज़ हैं उसमें तो अब पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं कि बच्चों को क्या एजुकेट करना है, बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना रखना है। पहले की क्या ये टीवी क्यों होता था, टीवी एक सोर्स होता था कि हमें न्यूज़ मिल जाए, बट अब वो कब इन्फॉर्मेशन शुरू हो गया है। नाउ बच्चों का होता है कि इंस्टाग्राम पे सब ऐड हो गए, तो नाउ दे वांट टू पोस्ट द बेस्टेस्ट ऑफ द पिक्चर्स, दे विल टेक, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय niece who is a Gen Z. Most of the content of hers, I just I observe her very closely. Not because I'm around with anybody else. I see there is a world around her. There is a world around her which, sometimes makes her question her worth. Okay. Like, a community, maybe she's just posting 10 pictures, and I clicked 10 pictures with her and she's like, I'm looking fat. And I was like, no, but you're looking very beautiful. I'm like, how does that coming from her head? We know you're looking very slim, I'm looking fat. So, a lot of things, this is coming in the mindset of these children. Why? Because they have a circle to cater. तो वो जनरेशन अभी हमारी डेवलप हो रही है, वो इट्स अ रकस। मतलब अगर अभी मैं इंस्टाग्राम पे, मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ इंस्टाग्राम, मैं आई कीप ऑन पीपिंग इनटू इंस्टाग्राम, मुझे मज़ा आता है इंस्टाग्राम चलाना और आई लव इंस्टाग्राम, लेट्स पुट इट दिस वे। लास्ट 2 वीक्स से मैंने डीएक्टिवेट किया हुआ था, आई वांटेड कंप्लीट डिटॉक्स, क्योंकि कभी कभी ना ब्रेन रॉट हो जाता है। इट्स अ टर्म, ब्रेन रॉट। ये भी जेन ज़ी यूज करता है। हाँ, इट्स अ जेन ज़ी टर्म। सो मैंने लिस्ट बनाई हुई थी 2023, 2024, 2025 में ऑरा फार्मिंग करके कुछ वर्ड्स आए हैं कि मैं आपकी ऑरा को बाहर फार्म कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट, सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपकी वाणी बहुत पसंद है, राइट, बट आई वॉन्ट टू फार्म इट। योर ऑरा इज योर वार्मिंग, योर ऑरा इज वाणी, राइट। मैं अमित जी से मिली एंड उनकी ऑरा मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं अपने फ्रेंड्स को जाके बताऊंगी, अरे अमित जी की बात है, मैं तो इम्प्रेस हो गई, तो मैं उसको फार्म कर रही हूँ। दैट इज ऑरा। दिस इज ऑरा फार्मिंग। Yeah, I'm posting, for example, I'm posting your reel on Instagram. Yeah. I'm aura farming. I'm doing that. There are a lot of certain words. There was a riz. Riz is a word which is when you feel that you are getting very opposite gender से आपको romantic feelings आती है, and it's one of the top Oxford used word. What is that word? Riz. Riz. And what that exactly mean? It means that
that you feel romantic from the opposite Romantically gender. inclined to that. Inclined to that person, yeah. Okay. So it is one of the top used word in Oxford Dictionary. So that is what I'm saying. They have changed. So, boy, please take things light. That light is like, that is not L-I-G-H-T. It's not that spell. It is L-I-T-E. Take thing easy, breezy, you know. Oh. So, I mean, this world is very different, you know. This world is full of maybe showing larger than life, experiencing more. They believe in going out, having their opinions. I think Gen Zs are the best examples led by, because millennials जो थे ना हमारे पास, मतलब मेरी सिस्टर को अगर मैं कंसिडर करूँ, मिलेनियल्स के पास ओपिनियंस होते थे, बट एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी लाइक, यार पता नहीं मॉम क्या करेंगे, कहेंगे, यू नो, दे वर स्कैर्ड ऑफ सोसाइटी. Gen Zs are not scared of society. That is why Gen Zs के लिए ये धारणा है कि ये बहुत बदतमीज होते हैं, ये किसी की बात नहीं सुनते, किसी की बात नहीं सुनते हैं, ये जिद्दी होते हैं. तो आई थिंक ऐसा सुनना अच्छा लगता है. मैं बुरा ना मानो, मेरा आई थिंक 29th बर्थडे गया है ये, और ये फर्स्ट बर्थडे था जिसमें मैं बहुत खुश थी. अच्छा. और मैं रोई नहीं थी. रोई नहीं थी? ऐसा क्या हुआ था कि हर बार रोती थी और इस बार नहीं रोई? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बर्थडेज, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब आपका बर्थडे होता है तो आपको एंजॉय करना चाहिए. मतलब आई एम अ रेबल, मतलब आई वाज ऑलवेज बी अ रेबल चाइल्ड ऑफ माय फादर, एंड मुझे ऐसा लगता था कि आई वांट टू गो एंड सी द स्नो, I want to see the snowfall, and I don't like connected with the family, you know, dynamics. मैं हमेशा से अपने आप को स्पेशल समझती थी क्योंकि मुझे ट्रीट स्पेशल किया गया था. Okay. सेकंड गर्ल चाइल्ड, तो मेरे को था कि 22nd बर्थडे था, मुझे आज भी आई रिमेम्बर. तो मैंने सोचा कि मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है. आई डोंट नो क्या होता है सोलो ट्रिप भैया. Okay. कुछ नहीं पता था मुझे, बस ये पता था कि सोलो ट्रिप होता है. तो मैंने घर पे बोला कि मैं सोलो ट्रिप जा रही हूँ और मैं बैग लेके जा रही हूँ, मैं घर वापस नहीं आऊँगी. घर वापस नहीं आऊँगी? मैं घर वापस नहीं आऊँगी. फ्राइडे का दिन था, मैं सीधा सोलो ट्रिप के लिए जाऊँगी और मंडे वापस आऊँगी. मैं बैग पैक करके जा रही हूँ. डर तो लग रहा था. टिकट भी वैसी कराई थी सबसे सस्ती वाली कि कहीं कैंसिल हो कि भाई नहीं जाना कि कुछ ऐसा हो जाए. पापा से डर तो लगता था, पापा तो पापा ही होते हैं, बट मैं उनकी बेटी, सेम एटीट्यूड, आऊँगी नहीं मैं, तो आप देख लेना. मैं बहुत डर रही थी भैया, बहुत डर लग रहा था क्योंकि प्लान कहाँ किया था जाने का? किन्नौर. किन्नौर, आप समझ रहे हो किन्नौर कितनी दूर है? 24 आवर्स की जर्नी ISBT से. मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, मैं पूरे दिन इतनी स्ट्रेस थी. मेरी मैनेजर मुझे कहती है, श्रुति छोड़ दे, मत जा, तुझसे नहीं होगा. नहीं, आई विल गो, आई विल चैलेंज माई सेल्फ. नो 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 मेगा, आप प्लीज ऐसे मत बोलिए. तो मैं ISBT पहुंची, पूरा सामान लेके, सब कुछ देख रही हूँ कैसे करना है, सबसे पूछ के कि किन्नौर कौन सी बस जाएगी, हिमाचल कौन सी बस जाएगी, ये वो करके देख रही हूँ. जहाँ मेरी बस थी वहीं पापा खड़े थे. मैंने कहा ओ ये तो ले जाने आए हैं. अच्छा, उससे पहले घर में कुछ हो चुका था ये बताने के बाद? घर में क्या हुआ था? Of course they were not allowing me. अच्छा, नो. So वो कौन अपनी बेटी को अलाउ करेगा? 22 साल की बच्ची को. उन्होंने अलाउ नहीं किया, फिर भी आप निकल गई सामान लेके. हाँ, जिद थी ना. रेबल थी. रेबल. तो जब पहुंची तो देखा पापा खड़े थे. मैंने कहा ये तो ले जाने आए हैं मुझे वापस, बट वो मुझे बाय करने आए थे. बाय करने आए थे. So that was the best time of my life. And then क्योंकि मुझे स्नोफॉल देखनी थी, मेरी जिद यही थी, और मेरी कोई जिद नहीं थी, मुझे स्नोफॉल देखनी थी. और मैंने देखी. मैं सांगना वैली तक गई. आगे मुझे चितकुल जाना था. कॉलेज में पता चला था कोई चितकुल भी नाम की जगह होती है जहाँ से चाइना बॉर्डर दिखता है, बट वहाँ तक जा नहीं पाई बिकॉज बहुत स्नो था. ऐसे तो बहुत सारे किए. एक बार पापा को भी ले गई थी. अच्छा. उस टाइम पे मैंने दोबारा से ट्राई किया, पापा मुझे एक सोलो ट्रिप पे जाना है. तो पापा कहते हैं कहाँ जा रही है? तो माय फादर इज़ वेरी रूड. उनकी ना, मतलब बिकॉज वो डिफेंस में है तो वो बात ही ऐसे करते हैं रूडली.
तो मैं भी उनको उनका ही एटीट्यूड दिखा के कि मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है, आप तो कभी जाने नहीं देते हो। ये भी मैं 22 की थी जब, तभी की बात है। तो कहते कहाँ जाना है? मैंने कहा पापा मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है। पापा ये पता है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट पैराग्लाइडिंग है। पापा कहते मैंने वो वैसे ही एंड में क्वेश्चन करने के लिए बोल दिया, आप चलोगे? हाँ मैं चलूंगा। यू वोंट बिलीव भैया, बट दैट वाज द बेस्ट टाइम आई एवर हैड। मम्मा ने मुझे बोला था पापा बीपी के पेशेंट हैं, उनसे पैराग्लाइडिंग नहीं करानी है। मैंने कहा ठीक है। मम्मा का फोन ही तब आया जब पापा उड़ गए थे, तो ऐसा मैंने बोला मम्मा कहती हाँ किथे? उनका मम्मा पापा तो उड़ गए। सो आई थिंक अब मैं इफ आई लुक बैक, आई थिंक ये एक्सपीरियंसेस ही लाइफ के होते हैं। उसके बाद उनको पराशर लेक लेके गई, वहाँ पे इजरायलीज आए हुए थे, इजरायलीज के साथ बिठाया। मेरे पापा बहुत कूल है, उनके साथ मैंने पूरा लाइक ट्रैकिंग किया जिसमें कोई रास्ता नहीं पता था हमें, और वो ट्रैकिंग पूरे दिन का था ऑलमोस्ट। तो आई थिंक आई हैड द बेस्ट टाइम। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा और बॉन्डिंग करती हूँ उनसे, तो थोड़ा और परमिशंस मिलेंगे। पर अब वो थोड़े एजेड हो गए, तो एजेड जो हो जाते हैं ना, तो उनके साथ ज़रा थोड़ा डर लगता है। अब वो थोड़े ना गुस्से वाले हो गए। कमिंग बैक टू योर पॉइंट वेयर यू रेज समथिंग, आपने एक बात उठाई थी और मैं अब उस बात पे वापस आना चाहता हूँ। सो इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इवॉल्व्ड, कहते हैं ना इवॉल्व होने की एक जर्नी है आपकी। सो आपने एक बात कही कि जब आप इवॉल्व हो रहे होते हैं ना, और जेनजी जो इवॉल्व हो रहा है, तो जब वो इवॉल्व हो रहा है तो वो चुप हो रहा है, खामोश हो रहा है, शांत हो रहा है। क्या हम ये मान के चलिए मतलब हमारी वो जो जनरेशन जो जेनजीज को ऐसे देखती है कि अरे मतलब इनको तो ये तो किसी की बात मानेंगे नहीं, क्या मिस इंटरप्रेट करते हैं क्या? या कि इवॉल्व होना चुप हो जाना है, हम बाहर की दुनिया को समझ रहे हैं इसलिए हम खामोश हैं? मेरी खामोशी को आप बदतमीजी मत समझिए। It's not just with Gen Z. It's actually with the world. We are misunderstood. और आप खुद देखोगे तो वर्ल्ड में पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव भी हैं, ठीक है? आप अभी न्यूज़ चलाते हो, सब कुछ नेगेटिव दिखता है। अगर बच्चों के साथ रहोगे तो ना, अगर आजकल लोगों से आप बाहर मिलोगे तो आपको फील होगा कि एक शैलो ब्रीदिंग है। There are people who are judging you with the kind of clothes you are wearing, with किस वे में आप बात कर रहे हो। मतलब मेरे साथ हुआ है ये, बहुत ज़्यादा हुआ है, मैं बोलूँगी नहीं। कुछ लोग थे ऐसे, और मैं अपने आप को कभी कम समझती ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पापा ने अगर मुझे इस लेवल पे रेस किया है तो आई एम लाइक दिस, मतलब मेरे में भी कुछ ना कुछ होगा, तभी मेरे को यहाँ लाया गया। तो मुझे ऐसा फील होता है जेनजीज जो है ना, बहुत एक्सप्रेसिव अब होना शुरू हो गए हैं विद देयर पेरेंट्स। पहले नहीं थे। अब जैसे मेरी सिस्टर थी, मेरी सिस्टर के साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ, मैं वो हाईलाइट करना चाहूँगी। जैसे RML हॉस्पिटल है, वहाँ पे ना नेटवर्क्स नहीं आते, उस पे एक पोर्शन है एरिया, इट्स अ सेंसिटिव पार्ट। सो शी वाज अबाउट टू बी लाइक some gentleman came and he held her hand and he said कि तुम जहाँ भी जा रही हो, जहाँ से भी आई हो, जहाँ भी रहती हो, मैं सब जानता हूँ, चुपचाप उस वैन में बैठ जाओ। एंड माई सिस्टर वेंट फॉर सम दीदी बहुत डर गई, और दीदी भागकर जहाँ अपॉइंटमेंट थी, दीदी वहाँ चली गई। अब दीदी ने अंदर जाके बताया, वहाँ पे वो केसेस बहुत रेगुलर थे, एंड वो पर्सन जो दीदी को हैंड जिसने पकड़ा था, वो सबको जाके चिल्ला के बोल रहा है मेरी बीवी मुझसे नाराज़ हो गई है, वो पिंक सूट उसने डाला हुआ है। एंड माई सिस्टर वॉज हॉरिफाइड एंड शी वॉज क्लूलेस कि अब वो क्या करे। तो जो डॉक्टर्स का रास्ता था, वहाँ से किसी ने उसकी हेल्प करी और भगाया दीदी को, और दीदी घर आई। एंड आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि जब मैं घर में होती थी, मैं अपनी बहन को ही देखती थी, मैं रोते हुए उसको देखती थी, तो मैं सुन रही होती थी, तो दीदी की बातें सुन रही होती थी, या दीदी किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती थी तो वो सुन रही होती थी। वो मुझसे 7 साल बड़ी है, तो ना वो मेरे ना ब्रेन में क्या कहते हैं ना उसको, वो
सेटल्ड हो गया कि वर्ल्ड ऐसा है, वर्ल्ड गंदा है या कैसा है। और भी 2-3 इंस्टेंस हुए। दीदी की एक स्कूल फ्रेंड थी जिसको किडनैप कर लिया था, और आज की डेट में वो ऑस्ट्रेलिया है एंड शी इज़ हैविंग अ ब्यूटिफुल लाइफ। बट उसने रात को कैसे भी करके उसको होश आया, उसको कुछ सुंघाया हुआ था, उसको होश आया, उसने दरवाज़ा खोल के तोड़ के निकल गई। और साथ में एक लड़की थी, क्योंकि वो बहुत पतली थी तो उसको नहीं बचा पाई, वो भाग गई। तो मतलब ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं लाइफ में। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जब ये चीज़ें मुझे पता चली ना लाइफ में, जब मैं दीदी के लिए देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था नहीं, मेरे पेरेंट्स अनअवेयर है, इनको जगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब जाती थी, मैं घर आके मम्मा को बताती थी कि मम्मा ये चीज़ें होती है वर्ल्ड में। मेरे पापा स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रांग थे, मेरी मम्मा सॉफ्ट पॉइंट थी, और मैंने मेक श्योर किया था कि मेरे पापा को मैं बेशक लड़ूं, चाहे मेरे उनके साथ रिलेशनशिप खराब रहें, अभी तक वी फाइट, मतलब इट्स नॉट अ फाइट, इट्स बेसिकली अ डिसएग्रीमेंट, टू ओपिनियंस which are conflict of agreement. हाँ, which are coexisting, because my father comes from a conservative background. मेरे ताया जी और मेरे चाचू दोनों उनकी बेटियां नहीं हैं, सिर्फ मेरे पापा की बेटियां हैं। तो ऑफ कोर्स याद होता है ना कि जब एक बेटी बहुत बोलती है तो उसके पास बहुत ओपिनियंस होते हैं। True. और जिस फादर की बेटी है जिसके पास बहुत ओपिनियंस है ना, उनके लिए तो काफी होता है, इसको सर पे चढ़ाया हुआ है, यू नो, शी इज वेरी, so people talk that way. हाँ, मतलब they don't say that out loud of course, but I get to know that indirectly, I get to know that. तो मैं वही सोच रही, तो मेरे पापा को ना, मतलब मैंने स्टार्टिंग से ये मैंने अपने घर में भी देखा। मेरे घर में मेरे को अ सर्टेन वे ऑफ क्लोथिंग के लिए मना किया गया, जो मैंने अपने 20s में देखा, जो मैं अब अंडरस्टैंड करती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम रीचिंग माई 30s। तो वो फियर है, फियर ऑफ यू नो, जस्ट फियर ऑफ योर, वो केयर है उनके अंदर। वो ये नहीं था कि बिगड़ जाएगी या कुछ होगा, उनके अंदर वो केयर थी जो उन्होंने शायद मेरी सिस्टर के साथ देखा या ऑब्जर्व किया पैटर्न। अब जो जनरेशन है ना, उनकी ना पास फ्रेंडशिप और सर्कल बहुत क्लोज नेट है, वो डरते हैं। वो अब एक्सप्रेस करना शुरू हो गया है कि वो एक सीरीज आई थी मिसमैच्ड, I heard about that, yes. Did you heard about that? उसमें रोहित सरफ था एंड प्रजक्ता कोहली थी, एंड प्रजक्ता कोहली की जो वो एक्टिंग थी ऑफ पैनिक अटैक्स, हैव यू सीन दैट? No. सो वो सीरीज के बाद आई फील देयर इज अ वेरी ग्रेट शिफ्ट in the mind of people talking about panic attacks. Okay. Panic attacks is basically when you feel a lot of anxiety and you couldn't breathe. So you need a time to breathe, just need time to relax, drink some water, and just a space by yourself. Not, you know, a lot of conversation. True. तो अब एक जनरेशन ऐसी आ गई है जो एक्सप्रेस करती है कि मम्मा, अब जैसे मैं मम्मा के पास जाऊंगी तो मम्मा आई एम फीलिंग दिस, यू नो। जेंजीज आर वेरी क्रिएटिव, यू वोंट बिलीव। एक इंटरव्यू मैंने सुना था सोनाक्षी सिन्हा का, जिसमें उन्होंने बोला था कि मैंने अपने पार्टनर्स के साथ जब मैं थी उससे पहले मैं पेंट करती थी। वो मेरा ना क्यों था, मेरी मतलब मेरे को बहुत स्ट्रेस होता तो मैं पेंट करती थी। जब से मेरा पार्टनर मेरे पास है ना, मैंने पेंट ब्रश टच भी नहीं किया। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। सो कितनी गहराइयाँ हैं इन सब चीज़ों में। मतलब यू नो, आई थिंक दिस जनरेशन इज द पावर, वी हैव अ लॉट ऑफ पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। आज की डेट में एक टीवी खरीदना है, मैं अपने पापा को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। जेन अल्फा, इनके ट्रेंड्स, इनके कॉन्सर्ट्स पे पेरेंट्स जा रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली भजन क्लबिंग में गई हूँ, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने करवाया था। मिस्टर आशीष सूद जी ने, डॉक्टर रेखा गुप्ता, मिसेस रेखा गुप्ता वॉज देयर, मनोज तिवारी वॉज देयर, सो मेनी पॉलिटिशियंस वर देयर। बट एजेंडा क्या था? भजन क्लबिंग टू मेक पीपल अवेयर ऑफ स्पिरिचुअल। मतलब हंसराज रघुवंशी जी आए हुए थे, उनके गाने चल रहे थे, इतना सुंदर माहौल मैंने कहीं नहीं देखा। आप हजारों में भीड़ थी,
मैं एंट्री नहीं कर पा रही थी, मेरे पास VIP पासेस थे, नाका डल गया था पुलिस का। शॉर्टकट रास्ते से मैं गई हूँ और मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, लाइक दीज लाइक किड्स इन स्कूल, 19-18 years, they are coming there and they are reciting the kind of chant they were doing massively. And बहुत सुंदर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब जो बच्चे हैं, क्योंकि ये अपना कंटेंट इतना ज़्यादा देख रहे हैं, दे आर इंस्पायरिंग सो मच द यंगर जनरेशन कमिंग इन, एंड हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं अब। मेरे को नहीं लगता कि ये टैग नेगेटिव है, ये तो बड़ा पॉजिटिव है। श्रुति, अभी आप एक बात कह रही थी, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि हम इस पे ज़रूर बात करें। और आपने कहा कि उस बात को कहते कहते आपने कहा कि नहीं, इस पे बहुत ज़्यादा, बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर उस पर बात करें। आज जेन ज़ी की ड्रेसिंग पे आप अभी कह रहे थे कि हम जैसे कपड़े पहन के निकलते हैं, हम जिस तरीके से बात करते हैं, ख़ासतौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ख़ासतौर पे पब्लिक प्लेसेस में, जब लोग आपको जज करते हैं तो कैसे जज करते हैं? बिकॉज मैं इसलिए इस सवाल का जवाब से चाहता हूँ ताकि वो लोग, वो बच्चियाँ, वो महिलाएं या लड़कियाँ जो इस वक्त आपको सुन रही हैं, वो रिलेट कर पाएँ कि ये कहानी मेरे साथ भी होती है। और मुझे लगता है ये जानना ज़रूरी है कि इफ़ यू आर वोकल देन स्पीक अप एंड टेल पीपल दैट या दिस इज हैपनिंग। क्या होता है कपड़े पहनने से, बात करने के तरीके से लोग क्या जज करते हैं और कितनी जल्दी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप कैसी हैं? सर, अगर किसी इंसिडेंट से अगर आप ये बताना चाहें तो। दिस इज़ वेरी नॉर्मल व्हेन यू आर इन दिल्ली। दिल्ली में आप नॉर्मल अगर कवर्ड कपड़े भी डालोगे ना, कहीं भी आप रोड पे जा रहे हो, you will get comments, nasty comments, which is related to your body parts, how much they have grown up or not, and which is very, very cheap to think. And nowadays, these girls have been vocal. Up to, you know, if somebody will say it to me at this age, so of course I have a, you know, Answer. I can speak out. पहले मैं नहीं कर पाती थी जब मैं स्कूल में थी, बिकॉज घर से निकली थी, नहीं पता था कि क्या होता है। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि ड्रेस जब डालती हूँ ना मैं, मुझे ऐसा लगता है मेरे को शॉर्ट क्लोथ्स डालना किसी को दिखाना नहीं होता है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बड़ा ना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। जैसे मैं अगर काजल लगा लूँ, आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। नाउ शायद मेरी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो गया है, नाउ मैं साड़ी डालती हूँ तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है। But earlier those days, when my college was gone, when I was working, मुझे बड़ा अच्छा लगता था to wear one pieces, to wear revealing clothes where, you know, some part of my body is visible. And आप कुछ भी कर लो, you can't stop the other person to comment and see you in a certain way. मैं अगर आपको देख रही हूँ या आप मुझसे बात कर रहे हो, एक ना लुक से पता चल जाता है कि हाउ द अदर पर्सन इज लुकिंग एट यू, विच इज वेरी लाइक पेनफुल। तो मुझे वही लगता है कि मैं When somebody is making you uncomfortable. Yeah, but this is growing up also ना। जैसे अभी मेरा बर्थडे था, I wore very revealing clothes। तो मैंने क्या किया, मैं जहाँ रहती हूँ वो ऐसा एनवायरनमेंट अलाउ नहीं करता है मुझे वो कपड़े डालने में। So I covered it with the jacket and everything, and I went to Cyber Hub and I just wore it. I don't want to kill my mood just because there are certain set of people, they will look me badly. मेरी मम्मा ने मुझसे एक दिन फाइट किया। मम्मा ने बोला कि श्रुति तू ऐसे कपड़े डालती है, लोग मुझसे ऐसे बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला मम्मा, अगर मैं ऐसे कपड़े डालूंगी और आपको ब्लॉक कर दूंगी, आप नहीं देख पाओगे और लोगों को ब्लॉक कर दूंगी, तो मैं तो आपसे झूठ बोल रही हूँ, ये तो आपके साथ विश्वासघात हो रहा है। तो वो कुछ नहीं बोली, वो चुप हो गई। मैं कहा चलो ठीक है, अब एक डील कर लेते हैं, फेसबुक पे नहीं डालूंगी, इंस्टाग्राम पे चलेगा। तो अभी भी मतलब अब शायद मैं उनका मतलब समझती हूँ जब वो बोलती हैं, तो आई थिंक बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है अभी भी। लाइक अभी भी वो ना एजुकेशन नहीं है हमारा वर्ल्ड। आप खुद सोचो ना, अभी किसी से भी 2 जनों से बात कर लो, इंडिया को गलत बोल रहे होते हैं। जबकि हमें बहुत सौभाग्य फील करना चाहिए कि इंडिया ऐसी कंट्री है, हमें कोई टेंशन नहीं है आज की डेट में। बाहर कितना अनसेफ है, एनी कंट्री यू गो
we should be very proud of staying in India. But I think so. This is something that I wanted to say. एक सवाल, अब इस पे तो बहुत बात हो गई आपके बारे में, जब सोशल मीडिया पे, आपके बारे में मतलब कि जेनजी के बारे में, जब सोशल मीडिया पे तरह तरह के लोग अलग अलग ज्ञान देते हैं और जेनजी के बारे में इतने मीम्स भी बनते हैं, मीम्स ही बोलते हैं ना? हाँ, ट्रोल्स। मैं ट्रोल्स, मीम्स। तो जब ये बनता है या कोई आपको ऐसा अचानक से आपके मोबाइल पे एक रील पॉपअप होती है जिसमें ये बताया जाता है कि जेनजीज हैं कैसे, और जेनजीज का एक टिपिकल एग्जांपल दिया जाता है दैट यू आस्क questions to them and they are silent, they are not answering any of your questions. इस तरह से 4-5 चीजें बता के कहा जाता है, सो अगर आपको ऐसी 4 चीजें किसी बच्चे में मिले, बिकॉज इससे ये साबित होता है ही इज जेनजी। जब ये सब देखती हैं तो उस वक्त कुछ जवाब देने का मन करता है या स्क्रॉल करके ऊपर चले जाने का? They are actually critics. You know, there are, तो मैं आपको सोशल मीडिया थोड़ा बता देती हूँ हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। सोशल मीडिया में भी जो दिखता है वो बिकता है, लेट्स पुट इट दिस वे। करेक्ट। एंड जेनजी को क्या बोलो, अब इतना वो पूरा वर्ल्ड है, यू नो, वी हैव इतने सारे लोग, सब अलग अलग पर्सपेक्टिव में हैं, एवरीबडी। अब ऐसा थोड़ी है कि जेनजी इज अनअवेयर, जेनजी बहुत क्रिएटिव है, जेनजीज आर फास्ट लर्नर्स, जेनजीज को उनका अटेंशन स्पैन कम नहीं है, दे आर वेरी मच, मतलब वो इतने डीप है ना कि वो बुक्स रीड करते हैं। जेनजीज का क्रिएटिव लेवल इतना है कि आप उनको बॉक्स में नहीं डाल सकते हो, आप उनको कॉर्पोरेट जॉब्स नहीं दे सकते हो। दैट इज द रीजन वो इतना हॉप करते हैं। दे आर द वन हु आर बिकमिंग द एंटरप्रेन्योर्स। इफ यू सी शार्क टैंक में कितने इन्वेस्टमेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स सारे यंग, दिस यंग जनरेशन, जेनजीज, हाउ कैन दे बी नॉट the one who knowing the answers? They are the book readers, they are the well aware what is happening. अब जैसे ग्रेटा थनबर्ग थी, ये सब थी, उसके लिए बोला गया, वो that is a very made propaganda and narratives. I'm just telling you, I'm coming from a PR background and you are also a journalist. Of course you can align with me, ex-journalist and ex-PR. So जो हमें बोलना है वो हम डलवा देते हैं, हम स्टोरी बनाते हैं। आपको लग रहा है ये प्लांट होता है सब? हाँ, सब प्लांट होता है। अब और तभी वहां से प्लांट होके ड्राइंग रूम तक पहुंच जाता है, फिर वो फैमिलीज तक पहुंच जाता है, फिर वो जेनजीज वो ट्रेंड करने लगता है। अभी मेरी मम्मा ने मेरे को थोड़े दिन पहले कुछ मैगी रिलेटेड वीडियो भेजी फेसबुक पे। माय मम्मा डजंट नो। मम्मा ने कुछ 2-3 दिन पहले ट्रम्प की फोटो भेजी किसी इंडियन लड़की के साथ। सो आई वाज लाइक, मम्मा दिस इज एआई ड्रिवन। आजकल कितना एआई इतना स्मार्ट हो चुका है कि आपके साथ में किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर बना सकती हूँ और पता ही नहीं चलेगा कि वो आपके साथ है या नहीं है। मोदी जी के साथ कितने ट्रोल करते हैं, कितनी मीम्स बनती है, यू नो, वी आर नॉट लिविंग आवर प्राइम मिनिस्टर। आप बोलो कैसा कंट्री, मतलब आई थिंक वी शुड बी लाइक, दिस इज डेमोक्रेसी। अब हो रहा है ऐसा, आपको जो चाहिए आजकल आप सोशल मीडिया पे कर सकते हो। सोशल मीडिया इज एन ओपन प्लेटफॉर्म, वी आर नॉट बीन लाइक, यू नो, हाँ कुछ होती है रिस्ट्रिक्शंस, बट अब ना जॉनराज है। इन्फ्लुएंसर्स एक वर्ल्ड है जो फुल प्लेथोरा ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको एक्सप्लोसिव कंटेंट देगा। एक्सप्लोसिव कंटेंट व्हाट आई मेंट फॉर इज इन अ पॉजिटिव वे, लाइक फॉर एग्जांपल अ फ्लावर you want to promote, you will make thousands videos of that flowers and then bombard them just like media. This is aura farming. This is aura farming. And then you're paying for that. So it is like on an ocean, you're paying money. So the more you're putting money out there, the more narratives are set. I think on the other room we were talking about narrative. Correct. ऐसे ही करते हैं ना। अब जैसे मेरे मन में है कि मुझे ना अमित जी के बारे में बताना है कि ये तो धार्मिक नहीं है, ये तो बस ऐसी ही बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपकी बैड PR करनी है, बहुत ईजी है। मैं क्या करूंगी, मेरे पास पैसा है, मेरे पास रिसोर्सेज है, मैं आपके लिए लिख दूंगी और वो कर दूंगी, पब्लिश, पैसे बांट दूंगी, हाँ, और आपके बारे में पब्लिश हो जाएगा। अभी AP ढिल्लों का जो कॉन्सर्ट था उस पे 2-3 होता है, इट इज वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी नॉर्मल टू बी नेगेटिव,
This world is full of, I would say कि do good things without anyone looking. Let's be very, this is someone wise said me, do good things without anyone looking, because लोग देखते तो वो तो that is तो very different. But Gen Zs को मैं अगर बोलूँ तो they are very extremist. अब Gen Alpha आने वाले हैं. बट जेन जीज को बदतमीज क्यों कहा जाता है? आपकी जनरेशन में कहा जाता है बहुत बदतमीज हैं, Because वो कुछ जवाब ideology- नहीं देते हैं, कुछ पूछने पे चुप रहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही लगता है पता नहीं चलता इंटरेस्ट है कि डिसइंटरेस्ट है या न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल भी है कि नहीं है पता नहीं चलता. मतलब बड़े वियर्ड टाइप के क्वेश्चंस. और ये ड्राइंग रूम की बातें हैं. मतलब ये क्वेश्चंस मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ ये मैं हर जगह डिस्कस करते हुए सुन रहा हूँ, तब मैं आपसे पूछ रहा हूँ. E-sport plays a lot more. वैसे ये एक्चुअल में नेचर टू नेचर डिपेंड करता है, वेरी करता है. आई विल नॉट से एवरीबडी, बट येस आई हैव सीन दिस. E-sport people are playing games and then they are just there in the world of games. Then there's no mama, there's no papa, there's no brother, no sister. बट ये सही है? लोनलीनेस को किल कर रहा है. एक हद तक सही है. एक हद तक सही है. एक हद तक सही है. मतलब अगर आप प्ले स्टेशन अपने बच्चे को 1 घंटे दे रहे हो, दैट इज नॉट बैड. एटलीस्ट उनका ब्रेन इज फंक्शनिंग. बट अब वो पूरे टाइम अगर एडिक्शन ऑफ एनीथिंग इज बैड. नो, आप एडिक्शन तो कहीं भी नहीं रोक सकते ना. बट बदतमीजी पे लोग कहते हैं बहुत बदतमीज है ये जनरेशन. बदतमीजी से बात करते हैं, बदतमीजी से जवाब देते हैं. जेन जी ऐसा. आई थिंक जब पेरेंट्स, क्या होता है ना, पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चों से. जब पेरेंट्स के खुद के ड्रीम्स पूरे नहीं हुए होते ना, तो वो ड्रीम्स ना अपने बच्चों में देखने लग पड़ते हैं. पर वो ये भूल जाते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो डिफरेंट है. हम सब डिफरेंट हैं एज अ ह्यूमन. अगर हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हुए तो पेरेंट्स सोचते हैं कि वो बच्चे पूरे करें, या फिर एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं. यू आर पुटिंग समथिंग, यू जस्ट वांट द चाइल्ड टू बी फुलफिलिंग दैट एक्सपेक्टेशन. और अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती तो वो बच्चा या तो अबैंडन हो जाता है, या तो वो बदतमीज हो जाता है. वो अलग अलग कैटेगरीज में नेम आउट हो जाता है. तो आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई दिस ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन हैपेंस. आई फील. और कौन से वर्ड सुनने को मिलते हैं आपको अपनी जनरेशन के बारे में जिसके बाद आपको लगता है माय गॉड ये क्यों, ये मतलब मुझे बोला जा रहा है ये, और आप एकदम सरप्राइज हो गए कि ये क्या बात हो रही है यार? ऐसा कई बार हुआ है कुछ? मैं बहुत घर में भी ऐसा हुआ है? मैं बहुत टॉकेटिव हूँ. मैं ओवर टॉकेटिव हूँ. और मेरी मम्मा मेरी मासी को बोलती है किसी से बात नहीं करती. कैन यू इमेजिन? आई एम ओवर टॉकेटिव. और मासी कहती है कि किसी से बात नहीं करती. मेरी मम्मा मासी को कहती है किसी से बात नहीं करती. शी इज वेरी सीक्रेटिव. सो वही होता है कि डिपेंड करता है कि आपने अपने घर में कैसा एक कम्युनिकेशन चेन बनाया है. वो मैं धीरे धीरे ब्रिज कर रही हूँ, कम्युनिकेशन गैप. क्योंकि क्या होता है ना, अभी ना हमारा सैंडविच जनरेशन है. मम्मा पापा का थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट था, उनका स्कूलिंग बहुत डिफरेंट था. आई हैव सीन एवरी टाइम माई फादर्स बीन इन लोन्स एंड एवरीथिंग. अब मेरी सिस्टर आई टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नाउ शी हैज 2 kids टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नाउ आई केम विद द प्रिंसेस ट्रीटमेंट. तो मुझे तो अभी भी, भैया मैं इतनी प्रिंसेस हूँ, मुझे अभी भी रोटी टेबल पे मिलती है, मम्मा उठा के लेके जाती है. तो मैं पापा को कैसे समझाऊं कि मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं? आप मुझे चांस ही नहीं देते हो. ये गलत है. ये गलत है. आपको बच्चों को हॉस्टल्स भेजना चाहिए, आपको बच्चों को जॉब्स करने के लिए भेजना चाहिए. ऑल्दो मैं कर सकती हूँ, पर मैं विद चॉइस अभी नहीं कर रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूँ कुछ साल. ये लग्जरी साल है मेरे. बट मुझे ऐसा लगता है बच्चों को बाहर जाना चाहिए, अकेले रहना चाहिए, पेरेंट्स के बिना रहना चाहिए. अभी लास्ट ईयर मेरी नानी एक्सपायर हुई थी, तब मैं 1-2 months अपने मम्मा पापा से दूर रही. तो मैंने रियलाइज़ किया कि जीरा की कॉस्ट क्या थी, कि जो मम्मा टमाटर लेके आती है उसका कॉस्ट क्या था. तो ब्लिंकिट कर रही होती थी. फिर मैं एक्चुअल में मार्केट में गई तो मैंने बोला ओह दिस इज द सरप्लस दे आर चार्जिंग. तो क्या है कि हम अपनी जॉब्स में इतने घुसे हुए हैं. भैया कॉर्पोरेट जॉब्स आजकल इतना टाइम टेकिंग है कि टाइम ही नहीं है अपने लिए.
तो स्लो लाइफ जब आप देखते हो ना, फिर रियलाइज करते हो अच्छा ये तो ज्यादा ही स्लो है कुछ। हाँ, मैंने 2 महीने में बहुत एंजॉय किया अभी। अब बिफोर ज्वाइनिंग अभी कॉर्पोरेट जॉब, आई वाज लाइक एंजॉयिंग, मेरा कोई खर्चा नहीं था। एंड पापा कहते हैं कि पापा मुझे ये कहते हैं यू अर्न दिस मच एंड यू आर एंजॉयिंग दिस मच, व्हाई? लोग तो इतने बड़े बड़े, मेरे पास मैकबुक मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट किया जबकि मैं फर्स्ट जॉब से अर्न कर सकती थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ये सबके अपने लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, हाउ यू वांट टू ब्रिंग योर लाइफ इन। और आपको, मेरे को ऐसा लगता है बाहर भेजना चाहिए बच्चों को, बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्किल्स ना एग्जाम्पल लेके नहीं, आप देख के नहीं किसी को सीख सकते। आपको चोट तभी लगेगी, जब आपको चोट लगेगी तभी पता चलेगा ना पेन कैसे होती है। फॉर जेन ज़ीज बीइंग स्लो इज गुड? नो, दे आर वेरी एक्टिव, दे आर सुपर एक्टिव। बट अभी आपने कहा कि जब मैंने जॉब छोड़ा और मैं थोड़ा स्लो हो गई लाइफ में, चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ते, धीमे धीमे घर की दिनचर्या को आगे बढ़ते देखा, जैसे मम्मा और पापा का दिन जैसे चलता है और हमारा बहुत फास्ट चेंजिंग डे होता है, कॉर्पोरेट में हम हैं तो समय नहीं है। सो अब क्या लग रहा है जेनजीज के लिए, बीइंग स्लो और द रूटीन इज स्लो इज गुड और नॉट? भैया मैं जेनजी एग्जैक्टली नहीं हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था स्टार्टिंग में, मैं 2 months जेनजी हूँ क्योंकि आई हैव लाइक 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन माई लाइक करियर। और मैं एट द एज ऑफ माई लाइक कंप्लीटिंग माई 20s, मैं 20s एंड में हूँ। तो जब मैं अपनी नीस को देखती हूँ और मैं नीस से कॉन्वर्जेशन करती हूँ, उसकी कॉन्वर्जेशंस और मेरी कॉन्वर्जेशन बहुत अलग वर्ल्ड की होती है। तो रिपीट एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करना। ओके, आई जस्ट चेन ऑफ थॉट्स में। ओके, सो हम क्वेश्चन से ले रहे हैं, वन सेकंड, क्वेश्चन से ले रहे हैं। ओके, हाँ, सॉरी। सो अभी आपने बताया मम्मा पापा जैसे घर में होते हैं और आपने जॉब छोड़ी और उनके साथ रहने पे जो एक स्लो लाइफ है, आहिस्ता आहिस्ता दिन चल रहा है, मम्मा पापा का दिन जो जैसे आगे बढ़ता है वो बहुत स्लो है और उसको आप इंजॉय करते हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर जेन ज़ीज बीइंग स्लो और द लाइफ इज स्लो इज गुड फॉर देम और नॉट? No, they want instant gratification. So slow is not good? स्लो तो मिलेनियल्स को चाहिए स्लोनेस, स्मूथनेस। बट आपको स्लो फिर क्यों पसंद आया? सर वो सबकी नेचर होती है। अलग-अलग मैं एक्चुअली मोस्टली जेन ज़ीज आर नॉट स्लो लविंग। हाँ, मेरा एक्चुअली बचपन में मई जून में मैं जाती थी ना, मैंने आपको बताया हिमाचल, तो वो पार्ट ऑफ माई लाइफ इज स्टिल इम्बाइब्ड। द वे यू गिव नर्चर्ड चाइल्डहुड, वो इम्बाइब्ड रहता है। 5 साल तक आप बच्चे को जो मेमोरी देते हो वो रहता है। Correct. तो वो मेरी मेमोरी अभी भी है, तो मुझे बहुत पसंद है हिमाचल जाना। माई थॉट प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट। बट आजकल बच्चों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, डोपामिन चाहिए, सब कुछ रियल टाइम पे अपलोड करना है। न्यू कैफे अगर है रीओपन इन द मार्केट, दे वो हैव टू विजिट, समथिंग न्यू। हाउस पार्टी कल्चर है, एक हाउस पार्टी कल्चर होता है जिसमें आप you get exposed to a lot of drinking habits. This is house party culture. Yeah, it's a close-knit culture where your group is there, you all are drinking and smoking and everything. This is a house party culture. Also, they go for clubbing. This is the Gen Z new way of learning, getting dressed, buying the most expensive shoes, Nike, Adidas, Asics. So just to flaunt or just for yourself? I think एक generation है जो more to be a part of that group. Okay. अब आप सोचो ना, मैं not about flaunting, could be a part of, हाँ could be, but not all. कभी कभी क्या होता है कि एक ग्रुप में एग्जिस्ट करने के लिए भी आपको उस ग्रुप जैसा बनना पड़ता है, शायद वो भी एक पार्ट है। फ्लॉन्ट तो है, फ्लॉन्ट तो हर कोई करता है ना भैया। फ्लॉन्ट तो डिफॉल्ट में ही है, वो तो बाय डिफॉल्ट है आजकल। मतलब आजकल तो लोग मतलब हर चीज में ही है ना, आपका सॉफ्टवेयर। फ्लॉन्ट अब काउंट नहीं होता, मतलब फ्लॉन्ट तो है ही। अब मेरे पास एप्पल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। किसी जमाने में एप्पल होता था कि अरे एप्पल है। आज के जमाने में एवरीबडी इज हैविंग एप्पल। इट्स नॉट अ स्टेटस सिंबल एनी मोर, बट नाउ स्टिल आप Tier 4 जाओगे ना किसी रिक्शे वाले के पास, उसके लिए वो अभी भी स्टेटस सिंबल है। करेक्ट। सो दिस इज द गेम ऑल टुगेदर। और जेंजीज का यही है, पार्टिसिपेशन इनका मेजर ये रहता है। बट नाउ जेंजीज आर बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल ऑल्सो। दे आर गोइंग टू दीज स्पिरिचुअल क्लब्स,
जहाँ पे कीर्तन सत्संग करते हैं, यू नो, एसोसिएशंस लाइक आर्ट ऑफ लिविंग, यू नो, दे डू ऑल भजन कीर्तन. बट ड्राइंग रूम में ये बात होती है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जेंजी का जो झुकाव हुआ है वो सिर्फ रीलबाजी के चक्कर में हुआ है कि वहां जाके रील बना पाएं और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर पाएं. ऐसा ये देखो भैया, अब ना सोशल मीडिया है कि अगर आपने सोशल मीडिया में कुछ डाला है तो वो एग्जिस्ट करता है, वरना नहीं करता. इट इज़ मोर लाइक दैट फॉर दीज kids who are developing their brain right now, especially who are in, not kids, young professionals who are like, you know, young people, you know, high in rush. If they post, they like to have those instant gratification. Arey wow, you are here, I'm also here, oh let's meet up, let's catch up. So they want to be, streak is Snapchat streak, so they want to be in. देखिए मैंने आपकी बातचीत से एक वर्ड जो है सीख लिया, streak. So they want to be a part of this community. So that is why real time photos, reel बनाना, content बना लेना, कुछ तो ऐसे होते हैं अभी जो न्यू बच्चे हैं वो तो बना लेते हैं पर डालते नहीं है. कुछ ऐसे भी हैं. अच्छा, फेस नहीं डालेंगे. कुछ ऐसे भी है. रीजन भी है? Because they don't want to show their identity on social media. इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है कि deep fake. Okay. Now थोड़ा बच्चे भी अवेयर हो रहे हैं AI के बारे में. So that level of evolve हो गए हैं वो कि deep fake के चक्कर में हम ना पड़ जाएं. But हम you enjoy the moment but you don't post the picture. ये स्कूल किड्स हैं, ये सारे स्कूल किड्स हैं जो फेस नहीं दिखा रहे हैं because parents are being very wise about how they are using their social media. They are controlled by parents and parents का रोल बहुत ज़्यादा प्ले करता है in terms of social media usage पे. Okay. तो इसीलिए they have their accounts but no faces, accounts without faces, like maybe hobby, maybe poetry accounts के भी different genre है, so they keep on doing that. एक मेट्रो सिटी में एक लड़की का रहना, खास तौर पे जब वो लड़की जनरेशन Z से हो या फिर एक यंग लड़की मेट्रो सिटी में रहती है, रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कम्यूट करती है, आती जाती है, कॉर्पोरेट में काम करती है. आज के समय सबसे बड़ा चैलेंज उसका क्या है जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों के बीच ट्रैवल करती है, भीड़ के बीच खड़ी होती है, मेट्रो में या बस में या ट्रेन में? क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज समय के साथ सबसे बड़ा चैलेंज हो क्या गया है? जिस तरह के लोग आपको आसपास मिलते हैं, कोई ऐसा बहुत हॉरिफाइड एग्जाम्पल्स भी लोग बताते हैं, बहुत ऐसी कहानियां, बहुत सारे ऐसी किस्से सामने आते हैं, बट आपको क्या लगता है क्या आसान हो गया है, बहुत पहले से मुश्किल हो गया है? सर सॉरी मैं आपको नहीं कोई बात नहीं. सो आई थिंक जब से मेट्रो आई है थिंग्स हैव बीन बेटर फॉर विमेन, क्योंकि मैं जाती सीधा विमेंस कोच में घुस जाती हूँ. तो कभी विमेंस कोच इज़ माई फेवरेट कोच बिकॉज मैं डिफरेंट विमेन को देख रही हूँ, दे आर ड्रेस्ड वेल, कोई डिफरेंट स्टाइल है, तो अभी सेफ्टी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है. बस ट्रैवल मेरा काफ़ी कम हो गया है. रीज़न मीन वही था क्योंकि सेफ्टी नहीं है. मैं बीच में DSEU ट्रेनिंग के लिए जाती थी, तो करनाल साइड में उस साइड जाती थी, GT करनाल रोड साइड. तब मैंने बस में एक बार ट्रैवल किया था, तो आई जस्ट फील कि वहाँ पे थोड़ा आई फील अनकम्फर्टेबल. आई नीड टू बी अवेयर व्हेन आई एम इन मेट्रो फर्स्ट कोच. आई डोंट नीड टू बी अवेयर. बट चैलेंज पहले से ज्यादा है लड़कियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट? नहीं, इट इज बेटर नाउ. It is better now. Yeah, for sure. Roads पे of course वो भी shady places पे, but it is better now than before. Before it was risky. थोड़ा सा वॉर की बात करके इस कॉन्वर्सेशन को खत्म करते हैं. इस वक्त जो स्थिति चल रही है, आप भारत में हैं, आपने इस पर शायद थोड़ी बातचीत की भी. आप इंडिया के रहने वाले हैं या आप इंडिया में रहते हैं, और वॉर की स्थिति में आप देख रहे होंगे कि ईरान में कुछ हुआ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको इंडिया में भी दिखाई दे रहे हैं. कितना हद तक सही लगता है आपको कि वहाँ का जो लीडर है, या आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपकी ग्रीफ है, आपको लगता है वो ठीक नहीं हुआ, बट आप हैं तो भारत में, रहने वाले तो भारत के हैं, इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो मैं बहुत सौभाग्यशाली फील करती हूँ कि मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं सेफ हूँ. There's no nuclear war that will happen to us.
वी आर इन अ वेरी सेफेस्ट जोन. और पहले ही यूएस में इतना कॉन्वर्जेशन चल रहा था एंड सडनली ये हो गया है, तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है. यू नो, सडनली दुबई इज नोन फॉर इट्स सेफ्टी. मतलब दुबई इज नोन फॉर इट्स सेफ्टी एंड सडनली वहाँ पे एक मीटिंग विच इज़ प्री प्लान. मतलब द पीपल आर नोइंग दैट, और स्ट्राइक उस ऑटोमेटेड बॉम्ब एकदम से चला गया एंड काफ़ी लोग ईरान के हेड ही चले गए सीधा. तो आई थिंक इस चीज़ में मैं यही बोलूँगी कि सारे इंडियंस को बहुत ही सौभाग्यशाली फील करना चाहिए कि हम इंडियंस हैं, और इंडिया प्रमोट करना चाहिए. आई डोंट नो व्हाई सब लोगों को बाहर जाना है. अभी थोड़े टाइम पहले मेरे को ये था कि मुझे दुबई जाना है और मुझे जॉब करनी है, बट नहीं, मुझे नहीं जाना है. मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज़ वेरी सेफ एंड वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. वी शुड बी क्रिएटिंग द रिसोर्सेज ना. अभी चैट जीपीटी, जेमिनाई, एआई, इतना एआई समिट हमने किया, इतना बड़ा समिट है, बट देन वो नेगेटिविटी फैलाने के लिए वही ऑपोजिशन वहाँ पे बैठे हुए थे. तो मुझे ऐसा फील होता है कि इंडिया को हमें प्रमोट करना चाहिए. इंडिया इतना डिजिटल हो चुका है, हमें इतने ज़्यादा सुंदर पिचाई एंड गूगल, इतने सारे लोगों ने इन्वेस्ट करा है एआई में. जो लोग इन्वेस्ट करेंगे न्यूक्लियर पावर्स में, तो आई फील वी शुड बी ब्लेस्ड दैट वी आर इंडियंस एंड वी शुड बी स्टेइंग हियर एंड वर्किंग हार्ड हियर. The dreams that we are having for future and go to other countries, why can't we have here? Why can't we build resources here? AI है, हर जगह है AI, but AI हमारा नहीं है. हमें अपना बनाना चाहिए. मुझे ये फील होता है. ईरान में वहाँ की टॉप लीडरशिप को असैसिनेट कर दिया अमेरिका ने, और उसके बाद हमारे देश में बड़ी हाय तौबा मची उसको लेके. बहुत आपने देखा होगा, कई अलग अलग शहरों से ग्रीफ की, शोक मनाने की रैलियां हुई, और लद्दाख के विजुअल्स आपने देखे होंगे. इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, मतलब आपको क्या लगता है, वहाँ का लीडर और वहाँ की अपनी जो प्रॉब्लम थी या जिस भी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यहाँ के लोग उसको लेके, कुछ ऐसे लोग फील करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उसको लेके शोक की लहर है. सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि भाई आप भारत के रहने वाले हैं, आपको उस लीडरशिप के जाने का इतना दुख क्यों है, और आप वो दुख यहाँ क्यों मना रहे हो? क्या कहना है इस पे? मुझे वही समझ नहीं आता है कि जब इतना कुछ हो रहा था, इंडिया में भी तो हुआ ना, कश्मीर फाइल्स हुई, कभी किसी ने कुछ उसके बारे में नहीं किया. केरला फाइल्स, कितनी स्टोरीज हम लोगों की बनी है. उरी हुआ, सिंदूर हुआ, पहलगाम अटैक हुए, कितना कुछ होता है. इंडिया में भी तो होता है ना. उसके बारे में कभी इतना शोर नहीं होता, सोशल मीडिया इतना ब्लॉक नहीं होता. जब इतना पॉजिटिव काम किया जाता है हमारी, मान लिया मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगी ऑपोजिशन पार्टीज़ को, बट पॉजिटिव साइड भी है. आप एआई समिट देखो, इतना बड़ा अच्छा गया, कितना अच्छा गया. फर्स्ट टाइम हमें ग्लोबल लेवल पे हमारी प्राइम मिनिस्टर ने हमें स्टैंड आउट करा. पर हमेशा नेगेटिविटी क्यों आगे जा रही है? वाई नॉट वी आर फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ इट? वाई नॉट वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बिल्डिंग आवर कंट्री? ईरान ने क्या किया, यूएस ने क्या किया, हमने बड़ा क्लियर था. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना रखे हैं. क्यों? क्योंकि हमें चाहिए उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप. वी हैव गुड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद देम बिकॉज दे हैव द बेस्टेस्ट आर्म फोर्सेस. एंड व्हाट यूएस इज डूइंग, यूएस को तो डोमिनेट करना है ना, वो तो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वर्ल्ड को. करेक्ट. तो मुझे समझ नहीं आता है. ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है वर्ल्ड में, बट इंडिया में फोकस तो कोई नहीं कर रहा है. जब पहलगाम अटैक हुआ था, ये कितने लोग ऐसे कर रहे थे? कोई कर रहा था क्या? इतना ज़्यादा शोर मच रहा था. मेरे को जानना है, मेरे को ये समझ नहीं आता बाहर. ठीक है, आई एम्पथाइज विद द फैमिलीज, द 41 assassination. I empathize with that, but I feel as a responsible Indian, we should be focusing more on our country's development rather than thinking. We should be thinking on the vision of the Prime Minister who is in the power. I mean, like, he is spending a lot of, like, you know, initiative. कितने initiative शुरू करे हैं उन्होंने. सब कुछ डिजिटाइज हो गया है. मैं आज की डेट में 1 रुपया मेरे पास नहीं होता है, ओनली पेटीएम होता है मेरे पास. मतलब, कैन यू इमेजिन? दैट्स सो गुड एंड वी शुड स्टार्ट डूइंग दैट, इन्वेस्टिंग इन दैट. अब सब कुछ
सब कुछ हम लोग, अगर हम लोग हमारे ब्रेन्स ही सारे यूएस चले जाएंगे, यूके चले जाएंगे, तो हु विल सपोर्ट इंडिया? Will support India. मतलब माई कज़न, मैं उनसे यही बात करती हूँ, बड़ी सीनियर पोजीशन पे है, तो मैं बोलती हूँ भैया आप क्यों नहीं जाते हो यूएस, आपको तो यू विल गेट 10x सैलरी। तो वो मुझे यही कहते हैं कि जब इंडियंस ही सारे वहाँ चले जाएंगे, और एक्चुअल में है, इंडियंस ही सारे बाहर जा रहे हैं सारे, एवरी फोर्थ वन इज इंडियन इन यूएस। दे व्हाट दे डू, दे बाय द चीप लेबर ना। यहाँ पे वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, इस पे बात क्यों नहीं होती है? I think people are not focusing on progress, they are focusing on negativity, and I feel goodness needs to be preserved, which is not there. ये opposition party को भूलना, I think instead of nagging what the other party is doing, we should promote what can be done. What can be done? And there are some I feel मैंने राघव चड्ढा का सुना था, I think, I don't follow anybody religiously, but राघव चड्ढा का एक मैंने India is a very beautiful country. You will see waterfalls, you will see all the seasons. Every state comes up. इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारी कंट्री एग्जिस्ट करती है, तो 10 किलोमीटर जाओ आपका खाना चेंज हो जाता है। आप मानोगे नहीं, हिमाचल में भी हर अलग डिस्ट्रिक्ट में फूड आइटम चेंज हो जाता है, हो जाते हैं। True. धाम चेंज हो जाती है, धाम को देने का वे चेंज हो जाता है। सेम गोज विद बिहार, सेम गोज विद अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो आई थिंक वी शुड बी वेरी प्राउड एज एन इंडियन, एंड आई एम वेरी प्राउड। आई एम अ नेशनलिस्ट, एंड मुझे नहीं पता कि मैं कितना कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी आगे जाके, बट दिस इज माई वे ऑफ सेइंग टू पीपल whosoever is watching, please contribute towards India as a भारतवासी। आपके मोबाइल पे भी वो वीडियोस आए होंगे कि खामनेई को असैसिनेट करने के बाद वहाँ बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए जिसमें लड़कियां सेलिब्रेट कर रही हैं अपना बुर्का हटा के, और वो सेलिब्रेशन और उनके चेहरे का भाव देख के लग रहा था कि इन्होंने क्या झेला है पिछले कुछ वर्षों में, या फिर उनकी पीछे की जनरेशन ने कितने बंधन में अपने जीवन को जिया है। अब जब वो वीडियोस वहां आते हैं और वहां दे आर मॉकिंग पीपल, मुझे ये भी पता चला कि वो इंडिया में जो ग्रीफ चल रहा है उसको लेके उसको मॉक कर रहे हैं कि तुम लोग वहां जहां भी दुनिया में शोक मना रहे हो, लुक दैट वी आर हैप्पी, यू डोंट नो दैट हम किस दौर से निकल के यहाँ आए हैं और हमारे लिए ये आज़ादी किस तरह की है और क्या मायने रखती है। आपको लगता है ऐसे इसमें इसको देखा आपने? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिबेल कर रहे हो उसका ना एक कॉज होना चाहिए, ठीक है? और मैं इस चीज़ के मतलब सपोर्ट में नहीं हूँ, ठीक है? जो भी असैसिनेशन हुआ या फिर हुआ, एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन रूल्स। अरब कंट्री, दे हैव देयर ओन सिस्टम्स एंड एवरीथिंग। आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट, बट व्हाट आई एम हियर इज कि अगर इंडियन women who are Muslims and who are celebrating that is their opinion, and we are democratic country, we have all the rights to be having our opinions। हम करते थे, हमेशा से करते आए हैं, और हमारी डेमोक्रेसी है, तो हमें वो कुछ नहीं बोल सकते। हमारा अगर राइट है, मैं अगर ऐसी पर्सन हूँ, एक अभी रिसेंटली मूवी आई थी हक, अगर आपको पता होगा, यामी गौतम, उसको इतना प्रताड़ित किया उस मूवी को, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इवन रिबेट करके लगाया था। मैंने, क्या मूवी है भैया, मतलब लाइक सी दैट मूवी, इट वाज अराउंड अ फ्लावर, एंड दैट फ्लावर, द रोज फ्लावर हैज टॉट द मीनिंग ऑफ द जर्नी ऑफ अ वुमन, अ मुस्लिम वुमन, हाउ शी केम इनटू हिज लाइफ, हाउ शी स्टार्ट लाइक यू नो डेवलपिंग, कि वो गार्डन लगाती है, रोज़ का गार्डन लगाती है, जब उसका पति उसके लिए उसके हक के लिए उसको वो ज़मीन देता है, फिर वो दूसरी बीवी ले आता है, कोर्ट में लड़ाई होती है। आई थिंक ये बहुत पुराना केस था जो शुरू हुआ। करेक्ट। मुझे समझ नहीं आता ऐसी मूवीज़ को क्यों नहीं सेलिब्रेट करते आप वहाँ बुर्खा छोड़ने को सेलिब्रेट कर रहे हो, ये भी तो इंडिया का पार्ट है ना। आप इंडिया की जो ऐसी मूवी सारी हैं, 3 तलाक वाली चीज़ों पे, इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? क्यों? क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? मुझे नहीं समझ आता है। मुझे ऐसा लगता है कि
आई फील अगर आप भारतवासी हो, इंडियन हो, तो जो इंडिया में प्रोड्यूस चीज़ें हो रही हैं आप प्लीज़ उस पर बात करो. ये तो बहुत पॉजिटिव मूवी थी ना, ये तो कोई मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं थी, ये तो मुस्लिम वुमेन के बिल्कुल नहीं मिला उसके लिए. मैंने तो सुना ही नहीं सोशल मीडिया पे इतना बैंग. और क्या एक्टिंग थी आमिर गौतम की. ओ माय गॉड, यू मस्ट वॉच द काइंड ऑफ आई हैव सीन दैट फिल्म. या सो अब वही है ना भैया, ये नैरेटिव्स है. नैरेटिव्स कहीं भी आपको कहाँ से भी नेगेटिविटी ढूंढनी है वो आप ढूंढ सकते हो, और अगर मुझे पॉजिटिविटी ढूंढनी है तो फिर मैं ढूंढ लूंगी. ये वही है. सबसे आखिर में ये जो ऑन अ लाइटर नोट, ये जो डिक्शनरी है ना जेनजी की, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स आज मैंने भी आपसे सीखे, ये कहाँ मिलती है? बिकॉज विना, मैं इतनी बार सुन चुका हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ड्राइंग रूम में वो डिक्शनरी ज़रूर पहुँचनी चाहिए. क्योंकि मुझे लगता है आपने जो आज मुझे बताने का प्रयास किया या जो कोशिश की आपने, मैंने भी आपकी बहुत सारी बातें समझी हैं, बट शब्द बदल गए हैं, शायद भाव बदल गए हैं, डिक्शनरी के वो वर्ड्स जो है वो नहीं मिल रहे हैं उस जनरेशन को. इस वजह से ये गैप आ रहा है. ये गैप तो कहाँ से ढूंढी जाए ये डिक्शनरी की, लोग सब समझ पाए कि जो आप कहना चाह रहे हैं? आई थिंक पेरेंट्स को, स्पेशली जो जेनजी के पेरेंट्स हैं, वो ऑफ कोर्स मिलेनियल है, राइट? करेक्ट. लेट मतलब अर्ली मिलेनियल्स हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स तो ओल्डर हैं, बट आई थिंक दे नीड टू कम्युनिकेट मोर. उनको बहुत ज़्यादा बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ना, ये कैसे जनरेट हुए हैं? बाय टेक्सटिंग. YOLO, you live only once, sort is one, okay, POV. done, POV, your point मैं of पूछ view. रहा था. यस. So मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये सब चीज़ें ना, मे बी यू हैव टू अनलर्न समथिंग. बड़ों को ये भी समझना चाहिए कि छोटे भी सिखा सकते हैं. जब हम ये सीख जाएंगे ना, एक लर्नर ना अगर एज नहीं देखेगा ना, तो वो लर्न कर सकता है. सीखने वाला दरवाजा बड़ों ने बंद कर लिया है क्या? हाँ, मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि बड़ों को ऐसा लगता है कि तुम हमें सिखाओगे. या अब जैसे मैं अपने नेफ्यू के साथ रहती हूँ, मेरा उसके साथ एटीट्यूड बहुत डिफरेंट है. मैं अपने नेफ्यू के साथ ऐसे रहती हूँ कि जैसे मैं उससे छोटी हूँ और मुझे कुछ नहीं आता है. तो किसी दिन मैंने आई नो दिस, तो ही फील वेरी चैलेंज्ड. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पेरेंटिंग को बहुत ज़्यादा ना एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और बच्चों को क्लोज, जितना आप बच्चों के साथ फ्रेंडली रह पाओगे, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो, वो झिझक नहीं रहेगी, वो हर बात आपसे शेयर करेंगे. और शेयर करेंगे तो आपके पास एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होगा उन्हें देने का, टू लीड लाइफ. एंड लेट देम मेक मिस्टेक, डोंट सेव देम, लेट देम मेक मिस्टेक. अगर आप उनको मिस्टेक्स ही नहीं करने दोगे, हाउ विल दे लर्न? मैं अपने पापा से यही लड़ती हूँ इस चीज़ पे. मेरी अभी भी उनसे लड़ाई होती है कि आप मुझे मिस्टेक करने नहीं देते हो. ठीक है, आपने अभी तक मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रखा है, और आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे वर्ल्ड की सारी नॉलेज होनी चाहिए. ये मेरी डिबेट होती है. सो आई फील कि बच्चों को मिस्टेक्स करनी चाहिए. दैट्स हाउ दे विल लर्न. एंड क्वेश्चंस पूछने चाहिए. मतलब अगर छोटे बच्चे नहीं क्वेश्चंस पूछेंगे तो कौन पूछेगा? तभी ये कम्युनिकेशन गैप भर पाएगा क्या? ये इस गैप की सबसे बड़ी वजह क्या है? यही प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन गैप है. मान लो आपको मुझसे कुछ बात करनी है, तो वन पर्सन नीड्स टू इनिशिएट दैट. तो ये इनिशिएटिव जेनजी की तरफ से क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जिसको अपना समझेंगे. अब मेरा नेफ्यू है, मैं घर में एंटर करती हूँ, मेरे 2 नेफ्यू है, ठीक है, मैं घर में एंटर करती हूँ मेरी सिस्टर के, तो दूसरा वाला तो देखता ही नहीं है मुझे, द बड़े वाला. जो छोटे वाला है, ही विल से मासी मासी मासी, एंड ही विल जस्ट रनिंग अराउंड द होम. ही इज वेरी एक्सप्रेसिव. ये बिहेवियर है भैया. कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ एम्बीवर्ट्स होते हैं. जैसे मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, और जो मेरा फर्स्ट नेफ्यू है वो एम्बीवर्ट है, इंट्रोवर्ट है. वो छोटे वाला वो एक्सट्रोवर्ट है, मतलब इंट्रोवर्ट है वो, बट एक्सट्रोवर्ट विद मी. तो डिपेंड करता है, आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी सामने वाले की, तभी रिलेशनशिप में सुधार आ सकता है. कि सामने वाला अगर मैं समझूंगी ही नहीं कि मेरे नेफ्यू को क्या चाहिए. अब मेरे नेफ्यू को मैंने कॉल करके बोला कि मुझे ये चाहिए, तो उसने मेरे लिए बनाया. उसको अभी नहीं पता, उसके लिए यही वर्ल्ड है कि मासी ही वर्ल्ड है. तो मैंने उससे एक दिन क्वेश्चन पूछा कि इज मासी इज गुड? आई डोंट नो. हाँ, so my sister is like, she is only your Masi. How can you say I don't know? Either it is yes or no.
Yes, of course. So these kids, I mean, I think हम लोगों को थोड़ा लर्न करने की ज़रूरत है, उनके भी तौर तरीके, कैसे वो रहते हैं, क्या उन्हें चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत इम्पल्सिव हैं, इतना ब्रेन में क्योस है, तो उनको मैनेज करने के लिए हमें वाइज एडवाइस देना पड़ेगा और क्वेश्चंस ऐसे ओपन एंडेड पूछने पड़ेंगे ताकि वो हमसे ओपन अप हो पाए. Well, thank you so much, Shruti, for talking to us. और यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. I was not expecting this gonna be this long. नहीं, बट मुझे बहुत एक्चुअली मेरे बहुत सारे डाउट्स थे और मुझे लगता है इस कॉन्वर्सेशन से मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की कॉन्वर्सेशन आगे भी होती रहे. तो मैं आज इस एपिसोड के साथ ही मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि ये श्रुति गौतम यहाँ आई और इन्होंने हमसे बात की और मुझे लगता है आप लोग जो ये एपिसोड देख रहे हैं, चाहे वो जिस भी जनरेशन के हों, आपको आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे. और मेरा जो एक टेक अवे है इस एपिसोड से वो ये है कि फर्स्ट अनलर्न फर्स्ट एंड देन लर्न. खाली कीजिए थोड़ा और खाली करने के बाद फिर सीखने का की ललक जो है ना, मतलब वो अपनी तरफ से आप दिखाइए कि मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे सिखाओ. तो जैसे ही आप इस मोड में आएंगे ना कि या आई विल अनलर्न एंड देन लर्न व्हाट यू वांट टू से, तब थोड़ा आप सीख पाएंगे और तब शायद समझने की कोशिश की यात्रा शुरू हो पाएगी. तो आज श्रुति गौतम थी हमारे साथ और ये कुर्सी आपके लिए भी है. कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपके अंदर भी कुछ इस तरह के भाव हैं. आज बड़ी बिंदास बातें श्रुति ने की और उस जनरेशन तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश की जो एक्चुअली ये गैप क्रिएट हो रहा था. और मेरी कोशिश ये है इस बातचीत में, श्रुति के साथ ये बातचीत करने का मेरा एक मकसद ये था, ये एक पॉडकास्ट हो बट ये पॉडकास्ट एक पर्पस के साथ हो, ताकि जिन घरों में ये, जिन ड्राइंग रूम में ये, जिन पेरेंट्स के द्वारा ये देखा जाए, उनको उनके सवालों का जवाब मिले. कहीं ये गैप जो बड़ा हो रहा है वो कहीं कहीं इस पॉडकास्ट को देखने के बाद उस गैप को भरने की कोशिश वो बच्चा भी करे और पेरेंट्स भी अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट करें. तो कोई मन में सवाल है, माँ पिताजी से कुछ पूछना चाहते हैं, पेरेंट्स को लेके बहुत सारी हिचक और झिझक है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ आ जाइए, ये सीट आप ही के लिए है. अपनी बात लिखिए, अपना नाम लिखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए और आपका स्वागत है. मैं चाहता हूँ श्रुति की तरह आप लोग भी, चाहे वो जिस भी जनरेशन के हो, यहाँ बात जेन जी की नहीं हो रही, क्योंकि जेन जी को लेके सबसे ज्यादा बात हो रही है, इसलिए आज चर्चा उसके इर्द गिर्द थी. आप जिस भी जनरेशन के हैं, आइए अपनी बात रखिए, आपका स्वागत है. ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर. फिलहाल इतना ही, मजा बहुत आया. नमस्कार.